दिया था, मगर कुछ परिभाषाएं वगैरह विस्तार से आज हम उसका अध्ययन करेंगे। केवल आज मात्र मेरा काम रहेगा लेक्चर देने का और आपका काम रहेगा लिखने का, ठीक है ना? क्योंकि मेरी समस्या का समाधान है ये, क्योंकि इसके लिए 1 घंटा मैटर तैयार करना पड़ता है, फिर उसके बाद आपको पढ़ाया जाता है। तो देखिए, कारक की परिभाषा, किसे कारक कहा जाता है? परिभाषा देखिए, शाब्दिक अर्थ। कारक शब्द का शाब्दिक जो अर्थ होता है वो क्या होता है? करने वाला। कई बार परीक्षा में पूछा गया कि कारक शब्द का शाब्दिक अर्थ बताइए, तो शाब्दिक अर्थ क्या होता है? करने वाला। आगे देखिए, इसकी कारक की परिभाषा क्या दी जा सकती है? जब किसी संज्ञा या सर्वनाम पद का जो संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों विशेषकर क्रिया के साथ जाना जाता है, उसे कारक कहते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि वाक्य में संज्ञा व सर्वनाम का संबंध क्रिया या शेष वाक्य के साथ प्रकट किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। आगे बात समझ में? परिभाषा आपने लिख रखी है, ये तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, जहाँ पर लिखने की जरूरत पड़ेगी मैं बता दूंगा। अर्थ जरूर लिख लो आप, यानी कि जहाँ पर आपकी टेबल बनी हुई है वहाँ पर अर्थ लिख लीजिए। परिभाषा शाब्दिक अर्थ होता है इसका करने वाला। परिभाषा आपके पास लिखी हुई है। आगे देखिए, फिर हमने देखा था विभक्ति। तो विभक्ति का मतलब होता है कारक चिन्ह। आगे बात समझ में? कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाया जाता है उसे विभक्ति कहते हैं। आगे बात समझ में? यानी कि जैसे मान लो कर्ता कारक है, तो कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? कर्ता ने हो जाएगा। कर्म का क्या है? कर्म को, तो विभक्ति चिन्ह क्या हो जाएगा? को हो जाएगा। आगे बात समझ में? चिन्ह लगाया जाता है उसे विभक्ति कहते हैं। प्रत्येक कारक का विभक्ति चिन्ह होता है। आगे बात समझ में? प्रत्येक कारक का अपना क्या होता है? विभक्ति चिन्ह होता है, किंतु हर कारक के साथ विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हो यह आवश्यक नहीं है। यानी कि प्रत्येक कारक के साथ विभक्ति चिन्ह आए ये आवश्यक नहीं है। कैसे? देखिए, जैसे मान लो पहला ही कारक हम देखते हैं, कर्ता कारक। अब इस लाइन का मतलब क्या होता है कि प्रत्येक के साथ क्या नहीं हो? विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हो ये आवश्यक नहीं है। अब जैसे हरि ने पत्र लिखा। हरि ने पत्र लिखा, तो यहां तो विभक्ति चिन्ह है, ठीक है ना? अब दूसरा उदाहरण देखो, मैंने शीला ने आम खाया। शीला ने आम खाया। अब देखिए, यहाँ तो कारक चिन्ह है, विभक्ति चिन्ह है, मगर यहाँ पर क्या नहीं है? विभक्ति चिन्ह नहीं है। जबकि यहाँ पर कौन सा कारक है? कौन सा कारक होगा? यहाँ पर शीला में तो कौन सा बताओगे आप? कर्ता कारक। और आम में कौन सा बताओगे? कर्म कारक बताओगे। क्या है? विभक्ति चिन्ह नजर आ रहा है क्या? नहीं। यहाँ तो जरूरी नहीं है कि प्रत्येक कारक के साथ विभक्ति चिन्ह आए। ये बात समझ में? जैसे एक उदाहरण और लिख देखो, कर्ता कारक का ही, वह पत्र लिखता है।
वह पत्र लिखता है। क्या यहाँ पर चिन्ह नजर आ रहा है क्या आपको? नहीं आ रहा। तो जरूरी नहीं है कि कारक के बाद आपको क्या नजर आए, विभक्ति चिन्ह नजर आए, परंतु फिर भी वहां पर क्या होता है, कारक होता है, विभक्ति चिन्ह वहां पर छुपा हुआ रहता है। ठीक है, फिर ये बात आप कब समझ पाओगे, जब आपको कारक की नॉलेज होगी, परिभाषा याद होगी, तब आप उसका सही कारक पहचान पाओगे। आगे बात समझ में? अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको मैंने टेबल में लिखा रखा है। कारक के प्रकार तो हिंदी भाषा के अंदर जो कारक होते हैं वो कितने होते हैं? 8 होते हैं। क्लियर लिखा हुआ है आपके पास। और विभक्तियां कितनी होती हैं? 7 होती है। कौन से कारक की विभक्ति नहीं होती है? संबोधन कारक की विभक्ति नहीं होती है। आगे बढ़िए, इनको नोट करवाने की जरूरत है क्या? लिखे हुए हैं कंप्लीट। अब यहाँ से आपके कारक प्रारंभ हो जाते हैं। पहला कारक है जो कि मैंने आपको कल भी समझाया था, देखिए कर्ता कारक। इसका कारक चिन्ह क्या होता है? नहीं, इसका कारक चिन्ह होता है, परिभाषा देखिए, संज्ञा या सार्वनाम का वह रूप जो क्रिया यानी कि कार्य, क्रिया का मतलब क्या होता है? काम होता है। कार्य के करने वाले का बोध कराता है। बोध का मतलब ज्ञान कराता है। वाक्य में जिस शब्द से हमें काम करने वाले का क्या होता है? बोध होता है, काम कौन कर रहा है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, अब इस वाक्य में कर्ता कौन है? मैं। तो यानी कर्ता कारक किसमें होगा? मैं में होगा। क्या यहाँ कारक चिन्ह नजर आ रहा है क्या आपको? मैं पढ़ा रहा हूं, मगर फिर भी यहाँ पर कौन सा कारक है? कर्ता कारक। आगे बात समझ में? तो अर्थात क्रिया के करने वाले को क्या कहा जाता है? कर्ता कहते हैं। ठीक है, कोई क्लियर है बात? कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने है। विभक्ति का प्रयोग कर्ता कारक के साथ केवल एक बात का ध्यान रखना है यहाँ पर विशेष रूप से, यानी कि भूतकालिक क्रिया होने पर होता है। ये बात इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसी कैसी परीक्षा में पूछी गई है। यानी कि कर्ता कारक में क्रिया न होने पर होता है केवल विभक्ति का प्रयोग कर्ता कारक के साथ केवल भूतकालिक क्रिया होने पर ही होता है, अन्य के साथ नहीं होता है। जैसे अभी मैंने वर्तमान काल का वाक्य आपके सामने बोला कि मैं पढ़ा रहा हूं, क्या इसमें विभक्ति चिन्ह आया क्या? नहीं आया। जबकि मैं कहूं राम ने पढ़ाया था, आ गया ना भूतकाल का वाक्य आते ही, राम ने पढ़ाया था, तो भूतकाल के वाक्यों के साथ ही कर्ता कारक में क्या आता है? विभक्ति चिन्ह आता है। वर्तमान या अन्य वाक्यों के साथ ये नहीं आता। ये ऐसी की ऐसी परिभाषा 2-3 बार परीक्षा में पूछी गई। ध्यान रखना, डीपली यदि प्रश्न पूछ लिया जाए तो अंदर परीक्षा इसमें से पूछ लेता है परिभाषा में से। तो इसमें क्या है, यानी कि भविष्यत काल तथा क्रिया के अकर्मक होने पर ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। आगे बात समझ में? कहाँ पर नहीं होगा? वर्तमान काल में नहीं होगा और भविष्यत काल में नहीं होगा। और फिर या अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हो, वहां पर भी विभक्ति चिन्ह नहीं आएगा। ठीक है ना? जैसे राम हंसता है, अब हंसना क्रिया क्या है? अरे राम हंसता है, हंसना क्रिया क्या होती है? अकर्मक होती है। क्या विभक्ति चिन्ह आया क्या? नहीं है। ठीक है ना? पर ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। जैसे अभिषेक पुस्तक पढ़ता है, अभिषेक पुस्तक पढ़ता है। अब इसमें आप जो परिभाषा नहीं लिखी है आपने, तो आप परिभाषा लिख लीजिए कर्ता कारक नंबर 1 डालकर, यानी कि थोड़ा फास्ट नोट करने का प्रयास करना। ठीक है, पहला डालो, क्योंकि आपके पास केवल टेबल बनी हुई है, परिभाषाएं नहीं है। ठीक है ना? तो पहला नंबर 1 कारक डालिए,
कर्ता कारक, और तुरंत पास्ट इसको उतार लीजिए। हाँ, पूरा ही उतारना है तो कंप्लीट। इस स्पीड से उतारने का प्रयास करना। उतार लिया? उतारो उतारो। ठीक है, वैसे ऐसे तो फिर अपन 8 दिन तक कारकों के लेके बैठे रहेंगे। इतना धीमी गति से लिखोगे तो हाँ पूरा, क्योंकि मैटर समझने का तो पूरा है, वैसे परिभाषा लिख के भी छोड़ सकते हो आप, ठीक है ना। नीचे की चीजें मैंने आपको समझाई थी, मगर आपको याद होना चाहिए। उदाहरण आपके पास काफी लिखे हुए हैं, जैसे अभिषेक पुस्तक पढ़ता है, कुछ भी लिखो, अगला डालिए। वैसे क्या है, नोट करवाने के लिए क्लासें होती नहीं, केवल समझाने के लिए होते हैं। इसमें क्या है, टाइम बहुत वेस्ट होता है। ठीक है, अगला डालें कर्म कारक। नंबर 2 कर्म कारक, यानी कि विभक्ति चिन्ह, कारक चिन्ह आप जानते हो, इसका जो कारक चिन्ह होता है वो होता है को। अब इसकी परिभाषा क्या दी जा सकती है, वाक्य में जिस शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है। मैंने कल भी आपको बताया था, वाक्य में यानी कि जहां पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, उस वाक्य के अंदर, उस शब्द के अंदर कौन सा कारक होता है, कर्म कारक होता है, जिसे उसे कर्म कारक कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। यहाँ तक आप इतना लिख के छोड़ सकते हो, वाक्य में जिस शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है, फल का मतलब होता है प्रभाव पड़ता है, उसे कर्म कारक कहते हैं। कारक चिन्ह इसका को होता है। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को है,
कर्म कारक शब्द सजीव हो तो उसके साथ को विभक्ति लगती है, निर्जीव कर्म कारक के साथ नहीं लगती है। अब यहाँ पर केवल कर्म कारक में आपको इतना सा ध्यान देना है, यदि सजीव कर्म आए तो को कारक चिन्ह आएगा, और यदि कर्म निर्जीव आए तो कारक चिन्ह नहीं आएगा। जैसे मैंने कहा आपसे कि श्याम ने हरि को पीटा। अब हरि क्या है? सजीव है, तो यहाँ पर क्या आया? को कारक चिन्ह आया। मैंने उसको देखा, को कारक चिन्ह आया। मगर मैं दूसरा उदाहरण बोल रहा हूँ, शीला ने कुतुब मीनार देखा। अब कुतुब मीनार क्या है? निर्जीव है, को कारक चिन्ह नहीं है। मैंने ताजमहल देखा, ताजमहल निर्जीव है, को कारक चिन्ह नहीं आया। तो कहने का मतलब यह है कि सजीव के साथ को कारक चिन्ह आएगा, जबकि निर्जीव के साथ को कारक चिन्ह नहीं आएगा। उदाहरण आपके सामने लिखे हुए हैं, राम ने रावण को मारा, तो यानी कि रावण क्या है? सजीव है, को कारक चिन्ह है। राम दूध पीता है, निर्जीव है, इसलिए यहाँ पर दूध के बाद को कारक चिन्ह नहीं है। उतार लो फटाफट। तालियां। इसमें एक ही बात का ध्यान रखना है, सजीव और निर्जीव का। डायरेक्ट यहां से प्रश्न भी उठ जाता है, ठीक है ना। राम ने रावण को मारा, राम दूध पीता है, एक सजीव का उदाहरण है, एक निर्जीव का उदाहरण है, ठीक है। और बाकी उदाहरण आपके पास लिखे हुए। अगला कारक देखिए, कारण कारक। विभक्ति चिन्ह क्या होता है? से। कर्ता ने कर्म को करण से। अब इसकी परिभाषा सुनिए। वाक्य में कर्ता जिस साधन या माध्यम से क्रिया करता है उसे क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं। जैसे मैंने कहा था, हरि ट्रेन से यात्रा करता है, साधन क्या है? ट्रेन। मैं मोबाइल से मैसेज भेजता हूं, साधन क्या है? मोबाइल। अध्यापक मार्कर से लिखता है, साधन क्या है? मार्कर। तो वहां पर कौन सा कारक होगा? करण कारक होगा, ठीक है। सीधी सी बात है। वाक्य में कर्ता जिस साधन या माध्यम से क्रिया करता है वहां पर करण कारक होता है, अर्थात क्रिया के साधन को करण कारक कहते हैं। क्रिया के साधन को क्या कहा जाता है? करण कारक कहा जाता है। करण कारक का विभक्ति चिन्ह से है, जो हमें पता है। जैसे उदाहरण देखिए, ज्योतिष्णा चाकू से सब्जी काटती है, साधन है चाकू। मैं पेन से लिखता हूं, साधन है पेन। उतार लीजिए। आगे देखिए,
कारक, यानी कि कारक चिन्ह होता है के लिए को, के लिए को या के वास्ते। आगे बात समझ में? इसमें दो कारक चिन्ह विभक्ति चिन्ह पाए जाते हैं, के लिए को या के वास्ते, किसी के लिए। ठीक है। अब देखिए संप्रदान का अर्थ क्या होता है। संप्रदान शब्द का अर्थ है देना, यानी कि इस कारक का प्रयोग आपको लेने देने के अर्थ में दिखाई देगा। जहां पर वाक्य में लेने देने का क्या है अर्थ निकले वाक्य में, वहां पर एक बात में आपको इसको ध्यान रखना है शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से, यानी कि जिस वाक्य से लेने देने का अर्थ प्रकट हो वहां पर कौन सा कारक होता है? संप्रदान कारक होता है। यानी कि संप्रदान शब्द का अर्थ है देना। वाक्य में कर्ता जिसे कुछ देता है अथवा जिसके लिए क्रिया करता है, यानी कि जिसके लिए कुछ काम करता है कर्ता, वहां पर संप्रदान कारक होता है। यहां तक इसकी परिभाषा है। ठीक है। फिर आगे देखिए, संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह के लिए है, किंतु जब क्रिया द्विकर्मी हो तथा देने के अर्थ में प्रयुक्त हो वहां को विभक्ति भी प्रयुक्त होती है। जैसे आलोक माँ के लिए दवाई लाया। अब आपको मैंने एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रियाएं पढ़ाई है। जहां पर द्विकर्मक क्रियाएं होती है वहां पर एक कारक पाया जाता है। जैसे देखिए आलोक आलोक माँ के लिए दवाई लाया। अब यहाँ पर दो कर्म है, माँ और दवाई, तो यहाँ पर के लिए, मगर देने के अर्थ में देखिए मीनाक्षी ने कविता को पुस्तक दी, ये देने के अर्थ में है और ये लाने के अर्थ में। तो यानी कि जो द्विकर्मक क्रिया के वाक्य होते हैं वहां पर आपका संप्रदान कारक होता है, जो मुख्य रूप से लेने देने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। कर्ता जहां पर दूसरों के लिए कार्य करता है वहां पर संप्रदान कारक होता है। ठीक है, उतार लीजिए इसको। उतार लिया। इसको उतारने के बाद थोड़ा करण कारक को एक बार दोबारा देखना, उसमें एक दो टाइप और लिखने, ठीक है ना। जगह हो तो कहीं भी लिख लेना। कोई बात नहीं, कहीं भी लिख लेना। बाद में उतार लेना इसको, जिसका रह गया। ये जो करण कारक है इसमें थोड़ा सा नोट डालकर एक दो बातें और लिखनी है आपको। देखिए पहले समझ लीजिए, यानी कि ये तो सामान्य रूप से करण कारक कहाँ होता है? साधन के अर्थ में होता है, मगर क्योंकि क्या है कि अंग विकार, यदि अंग विकार से संबंधित वाक्य आ जाए जैसे वहां पर भी करण कारक होता है। जैसे मैंने कहा हरि या रमेश सिर से गंजा है, तो अंग विकार क्या हो गया? सिर। मोहन पैर से लंगड़ा है,
मोहन पैर से लंगड़ा है। तो अंग विकार के अर्थ में भी आपका कौन सा कारक होगा? करण कारक होगा। एक बात और ध्यान रखना, यानी कि हीनता के अर्थ में भी करण कारक आता है। जैसे भरत राम से छोटा है, भरत राम से छोटा है, आगे बात समझ में। गीता सीता से छोटी है, हीनता के अर्थ में। एक आता है करण कारक सह या साथ के अर्थ में। जैसे विद्वानों की संगति से अच्छे विचार मिलते हैं, विद्वानों की संगति से अच्छे विचार मिलते हैं। तो तीन बातें और ध्यान रखनी है आपको, किसमें? करण कारक में। चाहो तो आप एक एक उदाहरण लिख सकते हो अंग विकार के अर्थ में, फटाफट जगह तो लिख लेना। अंग विकार के अर्थ में करण कारक होता है, अंग विकार के अर्थ में, अंग विकार के अर्थ में एक उदाहरण लिख लेना। वह सिर से गंजा है, वह सिर से गंजा है, वह सिर से गंजा है। नंबर 2 लिखो, हीनता के अर्थ में, हीनता, हीनता के अर्थ में एक उदाहरण लिखो। भरत राम से छोटा है, भरत राम से छोटा है, भरत राम से छोटा है। तीसरा पॉइंट डालो, सह या साथ के अर्थ में, सह या साथ के अर्थ में, सह या साथ के अर्थ में, सह या साथ के अर्थ में। राम लक्ष्मण के साथ सीता भी वन गई। अब जरूरी है खर चिन्ह आएगा, मगर साथ के अर्थ में आ गया, ठीक है ना। राम लक्ष्मण के साथ सीता भी वन गई, राम लक्ष्मण के साथ सीता भी वन गई। आगे बढ़िए। ये उतार लिया था पूरा, संप्रदान कारक उतार लिया था ना। आगे बढ़ो। इसके उदाहरण लिख लीजिए जिन्होंने उदाहरण वगैरह नहीं लिखे हो। संप्रदान कारक, आलम माँ के लिए दवाई लाया, मीनाक्षी ने कविता को पुस्तक दी, लेने देने के अर्थ में, ठीक है ना, शॉर्टकट में याद रखना। अतः द्वितीय वाक्य में कविता संप्रदान कारक होगा, क्योंकि दी क्रिया द्विकर्मक है। यानी कि ये कारक किसमें पाया जाता है? डायरेक्ट प्रश्न भी आ सकता है कि किस प्रकार की क्रियाओं में द्विकर्मक का, यानी किस प्रकार की क्रियाओं में संप्रदान कारक प्रयुक्त होता है? तो द्विकर्मक क्रियाओं में। द्विकर्मक क्रियाएं आप जानते हो, वाक्य में जहाँ पर दो कर्म दिए हुए होते हैं उस वाक्य की क्रिया क्या कहलाती है? द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। इसमें सभी में दो दो कर्म है आपके सामने, ठीक है। भिखारी को भीख दो, ये देने के अर्थ में, भिखारी को भीख दो, या को शब्द के लिए के अर्थ में आया है, भिखारी के लिए के अर्थ में आया है, ठीक है ना। नेक्स्ट, अपादान कारक। अब ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट कारक है। आज दिन तक परीक्षा में जो भी कारक पूछे गए तो अधिकांश इसी से पूछने की संभावना रहती है। मुख्य रूप से तो देखिए, पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यानी कि अपादान कारक, इसका जो विभक्ति चिन्ह होता है से पृथक का मतलब होता है अलग होने के अर्थ में। अलग होने के अर्थ में मुख्य रूप से प्रयुक्त होता है वाक्य में जब किसी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु या व्यक्ति का दूसरी वस्तु या व्यक्ति से अलग होने या तुलना करने के भाव का बोध होता है,
वहां पर अपादान कारक होता है। ये इसकी परिभाषा है। आगे बात समझ में, जिससे अलग हो या जिससे तुलना की जाए उसे अपादान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति से है, किंतु यहां से पृथक या अलग का बोध कराता है। उदाहरण इसका देखिए, पेड़ से पत्ता गिरता है, बिल्कुल सीधा साधा उदाहरण है। कविता सविता से अच्छा गाती है, ये इसके सामान्य उदाहरण है, मगर इसके अंदर और बहुत कुछ छिपा हुआ है, वो भी अब हम अलग से देखेंगे। पहले आप एक बार इसकी परिभाषा उतार लीजिए, क्योंकि थोड़ा बड़ा और इम्पोर्टेंट कारक है आपका। अब यानी कि ये जो कारक होता है वह मुख्य रूप से आपको पता है अलग होने के अर्थ में प्रयुक्त होता है, मगर इसके अलावा भी ये लगभग 8-9 अर्थों में इस कारक का प्रयोग किया जाता है। पहला देखिए, नंबर 1, उद्गम के अर्थ में। उद्गम के अर्थ में, इसका उदाहरण मैं यही लिख देता हूं। जहां पर उद्गम का मतलब आप जानते हो, जहां से कोई नदी या कोई झरना निकले, उसे वहां पर यानी कि आपका कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा। जैसे हिमालय, हिमालय से अनेक नदियां निकलती हैं। हिमालय से अनेक नदियां निकलती हैं। दूसरा देखिए, भय के अर्थ में। भय के अर्थ में, ये कारक भय के अर्थ में भी होता है। जैसे उदाहरण देखिए, बच्चा भूत से डरता है। बच्चा भूत से डरता है। बच्चा भूत से डरता है, किसान सांप से डरता है, पंडित जी कुत्ते से डरते हैं, छात्र अध्यापक से डरता है। कोई भी उदाहरण आ सकता है भय के अर्थ में। अगला देखिए, तुलना के अर्थ में, यानी कि तुलना के अर्थ में भी ये कारक होता है। जैसे राधा सीता से सुंदर है। दो की जहां पर कंपैरिजन किया जाए, राधा सीता
सीता से सुंदर है। अगला देखिए नंबर 4, रक्षा के अर्थ में, यानी कि रक्षा के अर्थ में भी इस कारक का प्रयोग होता है। उदाहरण देखिए, जेब कतरों से सावधान। जेब कतरों से सावधान बसों की खिड़कियों या ट्रेनों की जो खिड़कियां होती है, दरवाजे होते हैं, वहां पर लिखा होता है जेब कतरों से सावधान। जबकि सावधान करने वाले भी कौन ही होते हैं, वो जेब कतरे होते हैं। आगे बात समझ में। आप देखिए, जैसे डाकुओं से क्या रहना चाहिए, डाकुओं से होशियार रहना चाहिए। तो इस प्रकार से वहां पर रक्षा के अर्थ में कौन सा कारक आता है, हमेशा आपका आपादान कारक आता है। अगला देखिए 5वें नंबर पर देखिए, लज्जा के अर्थ में, यानी कि लज्जा के अर्थ में भी कौन सा कारक होता है, अपादान कारक होता है। उदाहरण देखिए, लड़का उसे देखकर शर्मा गया। लड़का उसे देखकर शर्मा गया। या बहुत सारे उदाहरण होता है, लड़का लड़की को देखकर या लड़की लड़के को देखकर क्या हो गई, शर्मिंदा हो गई, या वह अपने बुरे कार्यों से क्या है, लज्जित है। वह अपने बुरे कर्मों से या कार्यों से लज्जित है। तो यहाँ पर भी कौन सा कारक होगा, अपादान। ठीक है, अगला उदाहरण देखिए, घृणा के अर्थ में, घृणा के अर्थ में, घृणा के अर्थ में भी अपादान कारक होता है। जैसे उदाहरण देखिए, पाप से घृणा करो, पाप से घृणा करो, मनुष्य से नहीं, मनुष्य से नहीं, क्योंकि इंसान बुरा नहीं होता है, उसके कर्म बुरे होते हैं। ये बात समझ में। अगला देखिए, घृणा के अर्थ में आ गया हमारा दूरी के अर्थ में। देखिए, दूरी के अर्थ में भी कारक आता है, दूरी के अर्थ में, दूरी के अर्थ में, मेरा घर यहां से 3 किलोमीटर दूर है। मेरा घर यहां से 3 किलोमीटर दूर है। ये दूरी के अर्थ में आ गया आपका।
इस प्रकार से मुख्य रूप से ये जो कारक है 7-8 प्रकार के वाक्य इसके अंदर आ सकते हैं। यानी कि अलग होने के अर्थ में आ सकता है, उद्गम के अर्थ में आ सकता है, भय के अर्थ में आ सकता है, तुलना के अर्थ में आ सकता है, रक्षा के अर्थ में आ सकता है, दूरी के अर्थ में आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उतार लिया, कंप्लीट है, आगे बढ़ो। छठे नंबर को देखिए, संबंध कारक। संबंध कारक बिल्कुल सीधा सा कारक है। संबंध कारक की परिभाषा है, यानी कि इसके पहले हम विभक्ति चिन्ह देखते हैं। का, की, के, रा, री, रे, ना, ने, नी, इसके कारक चिन्ह होते हैं, विभक्ति चिन्ह होते हैं। परिभाषा इसकी है, जब वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम का अन्य किसी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध प्रकट किया जाता है, वहां पर संबंध कारक होता है। यानी कि वाक्य में एक संज्ञा व सर्वनाम का संबंध दूसरी संज्ञा व सर्वनाम के साथ प्रकट किया जाता है, वहां पर संबंध कारक होता है। सीधी सी बात है। इसके विभक्ति चिन्ह आपके सामने है। का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी आदि इसके विभक्ति चिन्ह है। उदाहरण सामने है, अजय की पुस्तक गुम गई, तो की के द्वारा किसमें संबंध बताया जा रहा है? अजय में और पुस्तक में। आगे देखिए, तुम्हारा चश्मा यहाँ रखा है, ये कारक चिन्ह है रा। तुम्हारा, क्योंकि देखिए इसमें एक बात का ध्यान रखना, पहले आप नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर मैं नोट लगा के लिखवा दूंगा। अपना कार्य स्वयं करें, ये तीनों इसी के उदाहरण है। तालिया, अजय की पुस्तक गुम गई। दूसरा उदाहरण है, तुम्हारा चश्मा यहाँ रखा है, अपना कार्य स्वयं करें। अपना कार्य स्वयं करें। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, वो नोट लगा कर लिखिए। अब इसमें क्या होता है कि संज्ञा के साथ, यानी कि कारक चिन्ह को क्या किया जाता है, अलग करके लिखा जाता है, जबकि सर्वनाम के साथ कारक चिन्ह को मिलाकर लिखा जाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ देखो, इसके कारक चिन्ह है का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, मगर यहाँ सभी के उदाहरण मैंने लिए। यहाँ पे ये आपको क्लियर नजर आ रहा है, ये संज्ञा है अजय, नाम है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो कारक चिन्ह क्या है, अलग। मगर यहाँ पर क्या है, सर्वनाम है तुम, तो इससे बना हुआ है, तो ये आपका कारक चिन्ह रहा। ठीक है ना। जैसे मैंने कहा, वह मेरा घर है, मेरी, तुम्हारी, उसकी पत्नी साथ साथ रहती है, तो मेरी भी आ गया ना, तुम्हारी भी कारक चिन्ह आ गया। उसी प्रकार से ना, ये यहाँ पर देखो, अपना कार्य स्वयं करे, तो ये यहाँ पर कारक चिन्ह। ठीक है, तो यानी कि संज्ञा के साथ कारक चिन्ह को अलग करके लिखते हैं,
जबकि सर्वनाम के साथ मिलाकर लिखते हैं। तो आप वो कारक चिन्ह ढूंढते रहो, तो ऐसे देखना है। वो भी चक्कर किसमें पड़ेगा आपके, जब रा और ना वाला उदाहरण पूछ लेगा विभक्ति वाला, ठीक है ना। तो फिर इस टाइप से आपको देखना है। लिखो, संज्ञा के साथ कारक चिन्ह को अलग करके लिखते हैं। संज्ञा के साथ कारक चिन्ह को अलग करके लिखते हैं, जबकि सर्वनाम के साथ मिलाकर लिखते हैं। जबकि सर्वनाम के साथ मिलाकर लिखते हैं। बढ़ा दें आगे। उदाहरण उतार लिए। अगला कारक है अधिकरण कारक। कारक चिन्ह होता है मैं पेपर। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। इसके विभक्ति चिन्ह में पेपर होते हैं। उदाहरण देखिए, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, मेज पर पुस्तक पड़ी है। ये इसके सामान्य उदाहरण है, मगर इसका जो प्रयोग होता है वो 3 अर्थों में होता है। 3 प्रकार के उदाहरण इसमें आ सकते हैं। पहले आप इसको फटाफट उतार लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। अब देखिए ये अधिकरण कारक कहाँ कहाँ हो सकता है। इसके अलावा 3 टाइप के उदाहरण इसके अंदर आ सकते हैं। पहली बात तो है कि जहाँ पर एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर हो वहाँ पर अधिकरण कारक होता है। जैसे मान लो पक्षी पेड़ पर बैठा है, अधिकरण कारक होगा। आगे बात समझ में। यानी कि छात्र स्टूल पर बैठा है, अधिकरण कारक होगा जहाँ पर एक दूसरे के अंदर हो। जैसे पेन में स्याही है, अध्यापक जी कमरे में है, अंदर के अर्थ में आएगा। एक आएगा समय के अर्थ में, मैं 5 वर्ष से 12 में रह रहा हूँ, वह 2 साल से कोटा में निवास कर रहा है। तो 3 अर्थ इसके लिए आता है। ठीक है, आगे बढ़िए। हैंग हो गया तो अपना भी स्लाइड खत्म है। लास्ट संबोधन कारक। संबोधन कारक कारक चिन्ह होते हैं ओ अरे। वाक्य में जब किसी संज्ञा सर्वनाम को पुकारा या बुलाया जाता है, वहां पर संबोधित या संबोधित किया जाता है, वहां पर संबोधन कारक होता है। संबोधन कारक के विभक्ति चिन्ह है यानी कि है ओ अरे। संबोधन कारक के बाद संबोधन चिन्ह या तो इस प्रकार से लगाया जाता है या फिर ये चिन्ह होता है, ध्यान रखना ये यहाँ पर लगा हुआ है, विराम चिन्ह ये लगता है। उदाहरण है हे प्रभु रक्षा करो, यानी कि जहाँ पर किसी को संबोधित किया जाए, पुकारा जाए, हर्ष शोक नफरत के भाव व्यक्त किए जाए, वहाँ पर आपका कौन सा कारक होता है? संबोधन कारक होता है। आगे बात समझ में उतार लीजिए।